नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। रानीपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और साथ ही हम आपको डीजल पेट्रोल के दामों में आज फिर बढ़ोतरी की खबर भी बता रहे हैं। डीजल 13 पैसा तो पेट्रोल 5 पैसा हुआ महंगा। दिल्ली में अब डीजल 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हुआ तो पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हुआ। तो आज पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। डीजल 13 पैसे तो पेट्रोल 5 पैसा महंगा हुआ है। दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गई है तो पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो डीजल पेट्रोल लगातार आपकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं और डीजल में 13 पैसे की बढ़ोतरी हो गई, पेट्रोल में 5 पैसे की बढ़ोतरी हो गई और इस वजह से एक बार फिर डीजल अब पेट्रोल से ज्यादा महंगाई है और दोनों के दोनों और महंगे हो गए हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत इस वक्त बहुत कम है। ऐसा लग रहा है कि सरकार कोशिश यही कर रही है कि आप ही के जेब से सारी पैसे की उगाही कर ली जाए। जितना अभी तक लॉकडाउन के समय नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, सब डीजल और पेट्रोल के जरिए एक आम आदमी पर भारी पड़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग ये कहेंगे कि हम आजकल घर से बाहर जो है कम निकलते हैं कोरोना के डर से और इस वजह से शायद ये हम पे ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन आप ये मत सोचिए, डीजल से बहुत सी चीजें खरीदी जाती हैं। आने वाले समय में इससे महंगाई बढ़ने का पूरा अंदेशा है। आप जो चीज खाते हैं वो आप नहीं रोक सकते, चाहे कोरोना हो चाहे लॉकडाउन हो, और इसीलिए उसके ट्रांसपोर्टेशन में और ज्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। अनंतनाग में आतंक के खिलाफ सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग के रानीपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए तीनों आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। तो आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में आतंक के खिलाफ सेना को यह बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमारे साथ आसिफ सुहाग जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या खबर मिल पा रही है? क्या और भी आतंकी है वहां पे? जी नहीं, 3 मिलिटेंटों के बारे में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी। रूनीपोरा अनंतनाग इलाके में दक्षिणी कश्मीर का ये डिस्ट्रिक्ट है और इसी के चलते यहाँ कल हालांकि देर रात ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ ऑपरेशन शुरू किया गया था और इलाके को घेरने के बाद तलाशी अभियान यहाँ पर चलाया गया और करीब रात के 4:30 बजे के आसपास यहाँ छुपे मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों का आमना सामना हुआ, जिस दौरान पहले कोशिश की गई कि जो मिलिटेंट यहाँ पर फंसे थे वो हथियार डालकर आत्मसमर्पण करें। उन्हें बार बार हथियार डालने के लिए कहा गया, लेकिन जवाब में उन्होंने फोर्सेस के ऊपर गोलियां चलाई, जिसके बाद ये मुठभेड़ चली और करीब 3 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में ये मिलिटेंट तीनों मारे गए, जिनके पास से अभी एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि फोर्सेस द्वारा सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, लेकिन मुठभेड़ खत्म हो गई है। जिन 3 मिलिटेंटों के बारे में सूचना मिली थी वो तीनों मिलिटेंट यहाँ पे मारे गए हैं। जी, कितने समय से यहाँ पे छुपे हुए थे? देखिए, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में फोर्सेस द्वारा ये मुठभेड़ देखी जा रही है, ऑपरेशन मिलिटेंटों के खिलाफ काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे अंदाजा हो रहा है कि दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में मिलिटेंट मौजूद थे, जिनके बारे में जैसे ही फोर्सेस को सूचना मिलती है तो वहां पर मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन तुरंत लॉन्च किया जाता है। जी आसिफ, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर सियासत गर्मा गई है। कुछ वक्त पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दिए गए बयान को लेकर अमित शाह ने हमला बोला है।
सिसोदिया ने संभावना जाहिर की थी कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली में कोरोना के मामले 5.5 लाख तक पहुंच सकते हैं, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कोरोना की अफवाह फैलाने के लिए सीएम मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया है। तो अब अपने बयान से पलटकर मनीष सिसोदिया ने शाह के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में दिल्ली में हालात सुधरेंगे और निश्चित रूप से उतने निराशापूर्ण नहीं होंगे जितने जून के पहले हफ्ते में थे, जब जानकारों ने 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख मामलों का अंदेशा जताया था। यानी मनीष सिसोदिया ने जिन्होंने पहले कहा था, जून की शुरुआत में आपको याद होगा उन्होंने ये अंदेशा ये जताया था, उन्होंने ही नहीं साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस सिर्फ दिल्ली में हो सकते हैं और इसको लेकर काफी परेशानी, काफी टेंशन, चिंता सब लोगों में आ गई थी, जाहिर सी बात है। और अब जब कल अमित शाह ने ये कहा कि एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी और इस वजह से लोग डर गए, परेशान हो गए और अब मनीष सिसोदिया अपने बयान से ही पलटते हुए नजर आ रहे हैं। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, क्या मान रहे हैं मनीष सिसोदिया? क्या ये जवाब उनका अमित शाह के टारगेट करने के बाद आया है, उन्होंने पलट दिया, या वाकई कुछ स्थितियां बेहतर हुई हैं इस वजह से लग रहा है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस नहीं होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी कदम उठाए हैं और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली में खासकर कारगर तौर पर काम किए गए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया है, उसे देखते हुए और खुद अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात बोली थी कि जैसा कहा गया था वैसा कुछ नजर नहीं आएगा दिल्ली में। इससे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो इसके वजह से दिल्ली में ज्यादा लोग परेशान हो गए। तो उसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने भी इस बात से इनकार किया था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस नहीं होंगे। और इसी बात पर मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने भी यू टर्न लिया है, वो भी ये कह रहे हैं, उन्होंने भी हालांकि ये बात मानी है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर और सभी एजेंसियों के साथ मिलकर हम दिल्ली में कारगर काम कर रहे हैं और स्थितियां बेहतर हुई हैं पहले से। तो अब फिलहाल इस तरह की कोई नहीं है जैसा उन्होंने, हालांकि उन्होंने ये साफ कहा कि ऐसा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन सबने ये बयान देखा था जब उन्होंने कहा था कि 5.5 लाख केस हो जाएंगे 31 जुलाई तक, जिससे काफी ज्यादा दिल्ली में डर उत्पन्न हो गया था लोगों में। और जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी दिल्ली सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर स्थितियां काफी बेहतर हुई हैं। जी विमल, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हम और बड़ी खबरें बता दें। जम्मू कश्मीर में 2 महीने के लिए LPG सिलेंडर का स्टॉक करने की बात को सरकार ने खारिज कर दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले यानी FCSC&CA ने कहा है कि कुछ लोग कश्मीर घाटी में LPG स्टॉक के संबंध में गलत जानकारी फैला रहे हैं। विभाग का कहना है कि मॉनसून का ध्यान रखते हुए ये फैसला किया था, जो हर साल ऐसा होता है। इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि कश्मीर घाटी में युद्ध के हालात को देखते हुए 2 महीने के लिए LPG स्टॉक करने का आदेश दिया गया है। एक और बड़ी खबर, तबलीगी जमात से जुड़ी विदेशी नागरिक की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में अलग अलग देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी गई है। 34 देश के जमातियों ने MHA के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है, क्योंकि ब्लैकलिस्ट करने से पहले ना तो उनको नोटिस दिया गया है और ना ही उनका पक्ष सुना गया। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की लिस्ट लेकर पहले पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले, फिर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले। शिवराज सिंह कल दोपहर में ही दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही शिवराज सिंह की मीटिंग का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये शिवराज सिंह चौहान का पहला दिल्ली दौरा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब होने के कारण यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिली MP की अतिरिक्त जिम्मेदारी। शिवराज कैबिनेट के नए साथियों को आनंदीबेन पटेल दिला सकती हैं शपथ। तो लालजी टंडन की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए जो यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, वो शपथ दिला सकती हैं
मंत्रिमंडल को शिवराज सिंह चौहान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए अब आनंदीबेन पटेल काम करेंगी जब तक लालजी टंडन की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तो जब से उन्हें प्रभार मिला है तब से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा और शायद इसी वजह से इतनी ज़रूरत पड़ी है कि आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन की तबीयत खराब होने पर प्रभार संभाल दिया जाए मध्य प्रदेश का, ताकि वो शपथ ग्रहण करवा सके। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, लोगों को डरा रहा है। ये दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2889 मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 65 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 83,077 हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 2623 हो गया है। कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो दिल्ली में अब तक 52,607 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। ये है रिकवरी रेट। लेकिन दिल्ली में 24 घंटे में मिले हैं कोरोना के 2889 मरीज। राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 83,077 हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 2623 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,000 पार कर गया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में बीते एक दिन में 156 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक 7,429 लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस से हो चुकी है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,64,626 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,287 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 87 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 75,539 तक पहुंचा और अभी तक मुंबई में 4,371 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। एशिया के सबसे बड़े स्लम में बीते 24 घंटे में 13 नए केस मिलने के साथ ही धारावी में कोरोना के कुल 2,245 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। दीपक दुबे इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हमको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने खबर बताई कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अब ये कह रहे हैं कि उस तरह से आंकड़े नहीं बढ़ेंगे जिसका डर था जून की शुरुआत में, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। जी, शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल जब आम जनता से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लॉकडाउन की नौबत नहीं आनी चाहिए और यही वजह है कि लोग अपने अपने घरों में रहें। फालतू अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो जिन इलाकों में आंकड़ों की संख्या कोरोना संक्रमित आंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाएगी और लॉकडाउन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसे में जो आंकड़े बता रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए मुंबई के, तो 1300 मामले कल सामने आए, जिसमें से 64 लोगों की मौत हुई। वहीं अगर कुल महाराष्ट्र के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 5,493 मामले सामने आए, जिसमें से 154 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम एक दिन पहले जब मुंबई पहुंची तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, बीएमसी के बड़े अधिकारियों से और डॉक्टरों से उनकी मुलाकात हुई है। ऐसे में उन्होंने कई इलाकों का जायजा भी लिया कि आखिर क्यों इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वो रिपोर्ट जो है वो अब केंद्र को सौंपी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई जाए और शायद यही वजह है कि बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा डोर टू डोर जाकर कैंपेन चलाया जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है उन इलाकों को, उन लोगों को जहां पर ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन चिंताजनक बात है कि अगर
5 लोगों की मौत होती है एक दिन में और 1300 से ज्यादा के आंकड़े अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ रहे हैं तो ये काफी चिंता का विषय है। हालांकि कोशिश लगातार महाराष्ट्र सरकार और स्थानिक प्रशासन बीएमसी के द्वारा की जा रही है कि इस पर रोक लगाई जा सके। हालांकि जो पुराने आंकड़ों की बात की जाए उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मुंबईकरों को मिली है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दीपक, धारावी को किस तरह से कंटेन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी लगातार केसेस आ रहे हैं? जी, अगर धारावी की बात की जाए तो 2 से 3 दिनों पहले जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे उसके बाद बीएमसी ने यह फैसला लिया था कि जो 2 सेंटर थे उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन जब अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से अब फिर से अधिकारियों की बैठक की जाएगी, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा कि आखिर यहाँ पर अब रोकथाम किस तरह से लगाई जाए। हालांकि जो आंकड़े हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं, लेकिन कोशिश ये लगातार की जा रही है। खासतौर पर पूरे मुंबई को लेकर अगर बात की जाए तो मलाड से लेकर बोरीवली और कांदीवली जिस तरह से यहाँ के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से खासतौर पर बात की जाए मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी वहां पर दौरा किया गया और मुंबई पुलिस की तरफ से अब ये कहा गया है कि अगर 2 किलोमीटर के अंतर्गत अगर आपको कुछ भी काम नहीं है तो आप घरों से बाहर ना निकले। जहां पर भी आप रहते हैं, जहां पर भी वर्क प्लेस पे आप जाते हैं, अगर 2 किलोमीटर के बाहर अगर आप पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि लोग भीड़भाड़ इलाकों में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल साफ तौर पे कहा कि भीड़भाड़ इलाकों में लोग जा रहे हैं, ये खतरे का सबसे शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर बता दें आपको को गुवाहाटी में अगले 14 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया है। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुवाहाटी में अगले 14 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। रविवार शाम 7 बजे से ही पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार लॉकडाउन को बहुत सख्ती से लागू किया गया है। शहर में लॉकडाउन की खबर मिलते ही लोग बड़ी संख्या में बाजार में निकल आए और दुकानों पर रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लग गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।